ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसाल खान। कल के अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां आज इस शो में मैं आपको दिखाने वाली हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज का जनहित। सबसे पहले खबरों के मेन्यू में क्या क्या है ये आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले बात आज शो में होगी औरंगजेब की, जिसे कब्र से उठाकर देश से बाहर फेंकने की तैयारी होने लगी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ऐलान कर दिया है 17 मार्च से सरकार के दरवाजों पर जाकर उनसे मांग की जाएगी औरंगजेब की कब्र उखाड़कर अरब सागर में फेंकी जाए। बात कहने से समझ आ गई तो ठीक है, वरना कार सेवा होगी। याद है ना आपको, जैसे 1992 में हुई थी। आगे इसके बाद बैरिस्टर ओवैसी की भड़काऊ होली दिखाएंगे आपको। कल होली और जुमा एक साथ शांति से निपट गए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गर्मा गर्मी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जुमे की नमाज के बाद जितनी आग उगल सकते थे उन्होंने उगली। त्योहार पर ऐसी तकरीर करने पर ओवैसी को और तो और कई मौलानाओं और उलेमाओं ने भी घेरा है। देश में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो क्या ये कांग्रेस को पता नहीं है? कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार ने सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को मंजूरी दी है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। कर्नाटक सरकार कह रही है बीजेपी झूठ बोल रही है। यह आरक्षण सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी माइनॉरिटी और ओबीसीज के लिए है। इसके बाद जंगल राज की खबर, लेकिन लालू वाला नहीं बल्कि नीतीश कुमार वाला जंगल राज। बिहार में बैक टू बैक 2 पुलिस वालों की हत्या से नीतीश कुमार के सुशासन पर सवालों की झड़ी लग गई है। मुंगेर में एक एएसआई की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। कानून व्यवस्था का मुद्दा ऐसे वक्त गरमाया है जब बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। और फिर इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के नए ऑर्डर की बात करेंगे, जो बस आने ही को है। और ऑर्डर यह है कि 43 देशों के लोगों को अमेरिका से जरा दूर ही रखना है। एंट्री मांगें तो सीधे नो कह देना है। ऐसे लोगों में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी है। इसके पीछे ट्रंप की मंशा क्या है, वो विस्तार से आगे आपको रिपोर्ट में बताएंगे। तो जनहित में अब सबसे पहले बात औरंगजेब की। इतिहास की खोजबीन, इतिहास की उलट-पलट, इतिहास को तोड़ना मरोड़ना, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन आज हम बात इतिहास को कब्र से खोदकर निकालने, बुलडोजर से तोड़ने और फिर अरब सागर में डुबाने वाली राजनीति की करेंगे। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र पर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई है, ताकि इतिहास के इस खलनायक पर जब तक अंतिम फैसला ना हो जाए कोई उसे कब्र से ना उठाए। और ये सब इसलिए क्योंकि वीएचपी और बजरंग दल वालों ने औरंगजेब की कब्र पर कार सेवा का ऐलान कर दिया है। बहुत संक्षेप में बताऊं तो मिशन यह है कि औरंगजेब को कब्र समेत उखाड़ना है और अरब सागर में डुबाना है, जैसे अमेरिका ने अपने सबसे बड़े खलनायक उसामा बिन लादेन को डुबाया था। बहरहाल जो महाराष्ट्र सरकार खुद इसी पक्ष में है, वो खुद इस कार सेवा के आड़े आकर खड़ी हो गई है और कब्र में सोए औरंगजेब को सुरक्षा दे रही है। हिंदुस्तान का सबसे क्रूर, सबसे जालिम मुगल बादशाह औरंगजेब, जो छत्रपति संभाजी नगर में खुलदाबाद की इस कब्र में 318 साल से पड़ा है। 5 साल पहले शहर के नाम से औरंगजेब मिट गया, लेकिन औरंगजेब पर फर्क नहीं पड़ा। लोग फिर भी कब्र पर आते रहे, फूल भी चढ़ाते रहे। औरंगजेब इसलिए भी बेफिक्र था क्योंकि उसे पता था कब्र में सुरक्षित है, क्योंकि 74 साल से भारत सरकार जो खुद उसकी रखवाली कर रही है। लेकिन अब हो सकता है कि कब्र को बुलडोजर से उखाड़कर टुकड़े टुकड़े करने और अरब सागर में डुबाने का शोर औरंगजेब तक पहुंच रहा हो। जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दे। औरंगजेब की जो कब्र है उसे उखाड़कर अरब महासागर में बहा दिया जाए। अब वो समय आ गया है, उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ा। औरंगजेब का वजूद मिटा देने, उसको कब्र समेत उखाड़ फेंक देने की जो बातें कल तक सिर्फ जुबान पर थी, अब कह सकते हैं कि हिंदू संगठनों ने उस एंटी औरंगजेब एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। औरंगजेब का नामो निशान मटिया मेट होने वाला है। जैसे बाबर का ढांचा ढहा, वैसे औरंगजेब की कब्र खुदेगी। क्या औरंगजेब का अंजाम उसामा बिन लादेन सा होगा?
क्या 33 साल बाद एक बार फिर कार सेवा होने वाली है? 1992 में औरंगजेब के दादा के परदादा बादशाह बाबर का ढांचा जिस तरह से ढाया गया था, महाराष्ट्र और गोवा के वीएचपी और बजरंग दल संगठन ने ऐलान कर दिया है कि वो सरकार को ही औरंगजेब की कब्र हटाने का पूरा मौका देंगे। अगर सरकार ने नहीं किया तो फिर कार सेवा होगी। ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम लाखों की संख्या में हिंदू युवा, हिंदू समाज, बजरंगी, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ते सारे संभाजीनगर की ओर चलेंगे, कार सेवा करेंगे और ये कब्र ध्वस्त करेंगे। कार सेवा शब्द अयोध्या के बाबरी विध्वंस के बाद पहली बार वीएचपी नेताओं के मुंह से सुना गया। विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब की कब्र उखड़वाने के लिए आंदोलन की शुरुआत का दिन भी बहुत खास चुना है। कि कोई भी स्मृति, उसकी कोई भी कब्र इस महाराष्ट्र में क्या पूरे हिंदुस्तान में कैसे रह सकती है? स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद ये हो जाना चाहिए था। ठीक है, खैर, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अभी ये कब्र पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो, इस कब्र का कोई नामो निशान न रहे, ऐसी हम मांगते हैं। औरंगजेब का मुद्दा समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी के एक बयान से गरमाया था। बात शिवाजी के अपमान से होती हुई औरंगजेब के इतिहास और अब उसकी कब्र तक पहुंची है। करे मैंने कहा ना, अहंकार है, अहंकार इनका मेजॉरिटी है। कानून कोई चीज़ नहीं है जो है, और जो है संविधान कोई चीज़ नहीं है। इनकी जो मर्जी कर लें ये लोग, इनको कोई रोक टोक नहीं है। औरंगजेब को कब्र समेत उखाड़ फेंकने के लिए इतिहास से निकालकर ही सवाल पूछे जा रहे हैं। जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाया, उसकी कब्र देश में क्यों हो? जिसने कृष्ण जन्मभूमि पर हमला कराया, उसकी कब्र देश में क्यों हो? हिंदुओं पर जजिया लगाया, धर्मांतरण कराया, उसकी कब्र देश में क्यों हो? जिसने गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया हो, देश में उसकी कब्र क्यों हो? जिसने संभाजी महाराज को मरवाया, उन्हीं के शहर में उसकी कब्र क्यों हो? इतिहास न सिर्फ औरंगजेब की हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर क्रूरता के किस्सों से भरा पड़ा है, उसमें यह भी है कि औरंगजेब ने तख्त और ताज के लिए न सिर्फ अपने पिता को कैद कर रखा था, बल्कि अपने भाइयों को भी मौत के घाट उतार दिया था। इसीलिए पूछा जाता है कि वो किसका रोल मॉडल है। हालांकि औरंगजेब की कब्र पर कार सेवा का बयान अभी विश्व हिंदू परिषद की टॉप लीडरशिप की ओर से नहीं आया है, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस खुद कह चुके हैं कि औरंगजेब की कब्र नहीं होनी चाहिए। वो खुद चाहते हैं कि ये हटे। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं आहे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी कह चुके हैं कि औरंगजेब की कब्र को उखाड़कर फेंकना न सिर्फ महाराष्ट्र की बल्कि पूरे देश के हिंदुओं की भावना है। महाराष्ट्र और देश में भावना है, औरंगजेब जैसे क्रूरता वाले तबके ये हुकुमशाह को अब इस देश में कहीं भी उनकी कब्र नहीं होनी चाहिए। ये देश में कहीं भी उनका नामो निशान नहीं होना चाहिए। ये 140 करोड़ लोगों की भावना है, महाराष्ट्र की वही भावना है। भावनाएं आ रही है हमारे पास। औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग महाराष्ट्र की सियासत को ऐसे मोड़ पर ले आई है जिसमें विपक्षी महाअघाड़ी के दल कंफ्यूज हैं कि कैसे समर्थन करें और कैसे विरोध। इसी उधेड़ बनू में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक बयान दे दिया, बीजेपी को औरंगजेब से बुरा बता दिया। औरंगजेब ने अगर अन्याय किया है, अत्याचार किया है, तो आप लोग क्या कर रहे हो? किसान मर रहे हैं। औरंगजेब के कार्यकाल में जो हुआ है वो हुआ, लेकिन आपके कार्यकाल में, आपका कार्यकाल औरंगजेब से भी बहुत खराब है। किसान, बेरोजगार, महिलाएं आत्महत्या कर रहे हैं। बयान देते ही बीजेपी ने उद्धव की पार्टी को घेर लिया और औरंगजेब के तरफदारों की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। शिवसेना को भी, बाला साहब ठाकरे के परिवार को भी अब औरंगजेब याद आने लगा। अब सोचिए देश की राजनीति कितनी बदल गई है कि आज बाला साहब की पार्टी के लोग औरंगजेब को अपना अक्स मानते हैं, औरंगजेब को अपना नेता मानते हैं और उसके साथ सारी तुलना करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की चेतावनी के बाद औरंगजेब की कब्र के आसपास पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 2 अफसर पूरे वक्त के लिए तैनात कर दिए गए हैं। 2 रास्तों पर नाकेबंदी कर दी गई है जो औरंगजेब की कब्र की ओर जाते हैं। 2 चेक पॉइंट भी बना दिए गए हैं। और अब बात करेंगे खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बताने और समझने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की। होली और जुमे की नमाज दोनों शांतिपूर्ण ढंग से
निपट गए हैं। लेकिन इस शांति में असदुद्दीन ओवैसी ने जुबानी बारूद से ऐसे धमाके किए कि आज हर तरफ उसी की गूंज सुनाई दे रही है। अब पूछा यह जा रहा है कि ऐसी तकरीर करने के पीछे इरादा क्या है बैरिस्टर साहब? कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। होली के दिन सारा जहान, समूचा हिंदुस्तान होली की खुमारी में डूबा हुआ था। असदुद्दीन ओवैसी तिरपाल बंगाल नवाजियों को घर में रहने वाली नसीहतों पर कुछ इस तरह से बयान दे रहे थे। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। ये बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। नमाजियों ने मस्जिदों में शांति से जुमे की नमाज अदा की। इक्का दुक्का उपद्रवियों की हरकतों को छोड़ दें तो होली और जुमे के दिन समूचे मुल्क में शांति और सौहार्द का माहौल रहा। लेकिन इसी बीच ओवैसी बयानों के शोले सुलगाते नजर आए। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। क्या ओवैसी को होली और जुमे की शांति पसंद नहीं आई या इसके पीछे उनका कोई और सियासी प्लान था, ये तो वही जाने। लेकिन उनके ताज़ा बयानों से आग की जो लपटें निकली, उन्होंने देश के सियासी माहौल को गरमा दिया है। पहले आप ओवैसी का एक और बयान सुनिए जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ पर जुबानी तीर चलाए। एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? और क्या क्या कर सकते हैं घर में, बोलो प्यारे? जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे, हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे, क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है, मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूं। असदुद्दीन ओवैसी के बयानों के जवाब में बीजेपी ने उनको आड़े हाथों लिया। ओवैसी जैसे लोग जानबूझ करके कुछ विवादित बयान देना चाहते हैं, भड़काऊ बयान देना चाहते हैं ताकि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। ऐसे पागल व्यक्तियों को बाहर घूमने देना ये जनता के लिए हानिकारक हो। तुरंत पागल खाने भेजकर इनका इलाज करने की आवश्यकता है। नफरत और नाराजगी की जो आग होली के रंगों में दब गई थी, वो ओवैसी के बयानों के बाद फिर से भड़क उठी है। लेकिन ऐसा करके ओवैसी मुस्लिम जमात के बीच भी घिर गए। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। ओवैसी साहब को बताना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश चले जाएं। जब वहां पर ये सूरत-ए-हाल अपनी आंखों से देखेंगे तो इनको अक्ल आएगी, इनको समझ आएगी और वापस भारत में आकर के चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के ये लोग कहेंगे कि नहीं, भारत में मुसलमान सुरक्षित है और मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। रमजान का महीना इबादत के लिए है, ये महीना धरना प्रदर्शन के लिए नहीं है। ओवैसी के लिए राहत की बात यह है कि उनके बयानों को कांग्रेस ने सही ठहराया है। होली और जुमे पर नफरती बयानों से देश का माहौल पहले से ही खराब है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का ताजा बयान इस विवाद को और हवा दे सकता है। और अब जो अगली खबर है वो आरक्षण से जुड़ी है, लेकिन इसका रिश्ता शिक्षा या रोजगार से नहीं बल्कि सरकारी ठेकों से है। देश में मुस्लिम आरक्षण का हवा जो है वो वक्त बेवक्त बनता रहता है। और अब खबर है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का फैसला लिया है। बीजेपी ने आज इसे लेकर कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जिस पर कर्नाटक सरकार ने सफाई दी है। और क्या कह रही है कर्नाटक सरकार अपनी सफाई में, पूरा मामला समझिए इस रिपोर्ट में। राजनीति का नया रण, मुसलमानों को 4% आरक्षण। किस्सा कर्नाटक का है, जहां सरकारी ठेकों में मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक राज्य की कांग्रेस सरकार ने इसके लिए कानून में बदलाव का फैसला लिया है, जिस पर बीजेपी आग बबूला है। कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि भारत का संविधान अलाउ नहीं करता है। सोशल बैकवर्डनेस पर आप कर सकते हैं, लेकिन सीधा एक कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी के बेसिस पर हम रिजर्वेशन दें, ये परमिसिबल नहीं है।
कर्नाटक में बीते 7 मार्च को इस साल का बजट पेश किया गया। इसमें सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण समेत मुसलमानों के लिए कई ऐलान हुए। अब खबर ये, इसी शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग में इसके लिए कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव मंजूर किया गया, जिसे अब विधानसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की इंतहा बता रही है, जबकि राज्य के उप मुख्यमंत्री का कहना है सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि सभी अल्पसंख्यकों और पिछड़े तबकों के लिए है। See, 4% reservation is not for Muslims. It is for all sections of minorities and backward classes. सच क्या है, ये तो कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव की असली तस्वीर सामने आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी इस पर सियासी घमासान चरम पर है। मनमोहन सिंह ने वही शुरू किया था, आपको याद होगा, मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज। राहुल गांधी तो उनसे भी आगे कह गए कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। जिन्ना चले गए, जिन्ना की पॉलिटिक्स करने वालों को छोड़ गए। राहुल गांधी का कहा था ना कि मुस्लिम लीग इज सेक्युलर पार्टी, याद होगा आपको, अमेरिका में उनका स्टेटमेंट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसे बांटने वाला फैसला बता रहा है। जिन्होंने मुस्लिम को वोट मानकर, इंसान और हिंदुस्तानी नाम मानकर यह खरीद फरोख्त की है, तो मुसलमान अपने आप इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। वैसे दिलचस्प ये है कि मुस्लिम धर्म के जानकार भी इस फैसले को वोट बैंक से जोड़कर देख रहे हैं। किसी भी धर्म के नाम पर कोई भी रियायत देना किसी को, मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है। धर्म के नाम पर रिजर्वेशन भी नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पर कॉन्ट्रैक्टर को रियायत भी नहीं देनी चाहिए। आप ये देखिए ना कि जो जरूरतमंद है। संविधान के मुताबिक भी धर्म के नाम पर आरक्षण गैर कानूनी है, लेकिन चूंकि आरक्षण के नाम पर सियासी काम बनता है, ऐसे में वोट बैंक की राजनीति की खातिर ऐसे फैसले अक्सर लिए जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या कर्नाटक सरकार का फैसला अदालत में टिक पाएगा? और अब बात जंगल राज की। बिहार में लालू प्रसाद यादव का दौर जंगल राज का था। ये आरोप आपने नीतीश कुमार, जेडीयू, बीजेपी के नेताओं के मुंह से आए दिन लगभग हर चुनाव में सुने होंगे। लेकिन क्या यही जंगल राज का आरोप अगले चुनाव में खुद नीतीश कुमार पर तो पलटकर नहीं आने वाला? इसकी वजह है, बिहार में 2 दिन के भीतर 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई, और वो भी सरेआम। अपराधियों में खौफ नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। नाम एएसआई संतोष सिंह। मुंगेर जिले में हुड़दंग करने वाले बदमाश को पकड़ने गए, मारे गए। नाम एएसआई राजीव रंजन। अररिया जिले में अपराधी को गिरफ्तार करने गए, भीड़ ने हमला किया, जान चली गई। बिहार के सुशासन राज में 2 दिनों के अंदर 2 पुलिस वालों की मौत के बाद नीतीश सरकार पर कई सवाल उठने लगे हैं। पहला, क्या बिहार में अपराधियों को पुलिस का डर नहीं रहा? दूसरा, क्या बिहार पुलिस को अब ड्यूटी पर डर कर जीना होगा? तीसरा, क्या सुशासन का दावा जंगल राज 2.0 में बदल रहा है? ये सवाल मुंगेर की इस घटना के बाद जन्मे, जिसमें पुलिस होली के दिन हुड़दंग करने वालों को पकड़ने पहुंची थी। आरोप है कि अस्पताल के बेड पर पड़े इस आरोपी ने एएसआई संतोष की जान ली है। मुंगेर जिले के पिपरिया गांव में 2 पक्षों का विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पर हमला किया, एक का सिर फाड़ दिया। दूसरे पक्ष से इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तभी हमलावरों ने घर में रखी रॉड से एएसआई पर हमला कर दिया। हिमाकत देखिए, आरोपियों ने एएसआई संतोष की लाश उसी व्यक्ति के घर के बाहर छोड़ी जिसने बचाव के लिए पुलिस बुलाई थी। गए, उसके बाद हमको सौंपड़ी वाला है कि चलो ऑटो मामला यहाँ प्रशासन आ गया तो प्रशासन सामने लेगा। यहाँ पर बच्चा बोले मेरी मैडम बोली कि यहाँ पर लाश पर धर दिया है। इसके आगे भी सुनिए कि अपने एएसआई की हत्या के बाद पुलिस वाले अपराधियों से निपटने की बजाय खुद कितने डरे हुए थे। हम दौड़ के गए, उनको बुलाए कि सर वहाँ आपका एक आदमी को मार के मेरे दरवाजे पर रख दिया है। तो फिर वो बोले कि ठीक है, एक प्रशासन गाड़ी आ रही है, तब जाएंगे, अकेला हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
एएसआई पर हमला करने वाले कितने बेखौफ थे और किस दरिंदगी से उन्होंने एएसआई संतोष की जान ली, इसे डॉक्टर से भी सुनिए। वो यहाँ हमारे अस्पताल के अंदर आए तो वेरी सिक कंडीशन में, बहुत ही सीरियस कंडीशन में यहाँ पे पहुँचे। तो हम लोगों ने देखा तो हमें लगा कि चॉप इंजरी है, लेकिन शार्प इंजरी ब्रेन में बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। तो इनका जो सल्की गायरी ब्रेन का होता है वो स्कल्प को तोड़ते हुए बाहर आया था और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी, जिसके कारण मरीज की स्थिति बहुत ही सीरियस थी। उस वक्त तो हमले से खुद पुलिस वाले खौफजदा थे, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन बदला शुरू किया। रात भर सर्चिंग के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की, लेकिन गिरफ्तार करके थाने लाते वक्त पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकरा गई। मौके का फायदा उठाकर आरोपी भागने लगे तो पुलिस को गोलियां चलाकर उन्हें काबू में करना पड़ा। एक को पैर में गोली मारकर पकड़ा। इस घटना में अभी तक कुल 7 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई है, जिसमें से 5 लोगों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। एक अभियुक्त जिसका नाम गुड्डू कुमार था, उसको आज पुलिस टीम ले जा रही थी उनकी निशानदेही पे एक दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए। उन्होंने गाड़ी से भागने का प्रयास किया, पुलिसकर्मियों का हथियार छीना, पुलिस के ऊपर फायरिंग की। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें उनको एक गोली लगी है, वो भी इलाजरत है। और हम लोग इसको बड़ी सीरियसली ले रहे हैं और इसमें हम लोग जो एक्शन लेंगे वो शीघ्र ही आप लोगों को दिखाई देगा और इसमें जो कार्रवाई होगी वो ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे पुलिस पे इस प्रकार के हमले के मामले प्रकाश में नहीं आएंगे। हथकड़ी के साथ स्ट्रेचर पर लेटे इसी शख्स पर आरोप है कि इसी ने एएसआई संतोष पर वार किया था। ये कोई बड़ा अपराधी नहीं, मामूली सा ठेकेदार है। खबर दो पक्षों के झगड़े की थी, लेकिन खबर अब ये बन गई है कि बिहार में अपराधियों से खुद बिहार पुलिस महफूज नहीं है। आम आदमी की तो बात ही क्या। तो 2 दिन में 2 पुलिस वालों की ड्यूटी के दौरान हत्या ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। विपक्ष इससे पहले भी हत्या, लूट, डकैतियों का डेटा रिलीज करके आरोप लगाता रहा। सुशासन तो बस एक जुमला रह गया है और नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। वहीं सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी अब भी अपराध के खिलाफ 0 टॉलरेंस के दावे कर रहे हैं। दावे कर रहे हैं कि बिहार में तो सब सेफ है। सबसे ज्यादा अगर पुलिस वालों की हत्याएं हुई हैं तो नीतीश जी के राज में ही हुई है। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, दुरुस्त करना अब इनके बस की बात नहीं रही। इस तरह के मानसिकता को कभी भी बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जो भी अराजकता तत्व के लोग हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, उसको कुचला जाएगा। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर नीतीश सरकार को फिसड्डी बता रहे हैं, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हैं जो दावा कर रहे हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक दौर था जब बिहार में जंगलराज के किस्से सुनाकर लालू यादव के राज को कोसा जाता था, लेकिन आज की कहानी उलट है। आज लालू यादव के बेटे और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहे हैं। अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। प्रतिदिन 200 हत्याएं हो रही हैं बिहार में। महिलाओं पर अपराध बढ़ता जा रहा है। चोरी, डकैती ये तो मामूली बात हो गई है। उनको जमीन, ग्राउंड रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। पहले आरा में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में लूट और फिर एक के बाद एक 2 पुलिस वालों के मर्डर ने नीतीश सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है। लिहाजा सरकार अब एनकाउंटर की बात कर रही है। बिहार को बचाने के लिए जो भी बलिदान देना पड़ेगा, एनडीए सरकार मिल करके लड़ाई लड़ेगी और असुरों की प्रवृत्ति का, अराजकता के माहौल बनाने वाले को कुचलेंगे। बिहार में पूरी तरह से शांति लागू होगा। जिस भाषा में अपराधी समझता है, भ्रष्टाचारी समझता है, उस भाषा में समझाएंगे। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं और ये किसी से नहीं छिपा कि बिहार की पब्लिक जाति के नाम पर जमकर वोट डालती है। शायद यही वजह है कि सरकार को कानून व्यवस्था पर घिरता देख जेडीयू ने अपराधियों की जाति का मुद्दा उछाल दिया। अररिया में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मैं नाम बता देता हूं आपको। ललित कुमार यादव, प्रभु कुमार यादव, प्रमोद यादव, शंभू यादव, कुंदन यादव, ललन यादव। इधर जो पकड़े गए हैं गुड्डू यादव मुंगेर वाले मामले में, हम तो ये भी कनेक्शन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आरजेडी के हैं ये लोग, आपका ये कहना है? आपका ये कहना है कि आरजेडी के लोग हैं? इसकी भी तफ्तीश होगी ना भाई, कि कहीं जंगल राज वाले तो नहीं है। जाति और जंगल राज ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा से बिहार की चुनावी राजनीति की धुरी रहे हैं। एक बार फिर चुनाव से पहले ये दोनों ही मुद्दे सुर्खियों में हैं। इनका आने वाले चुनाव पर कितना और कैसा असर पड़ता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो
कुल मिलाकर आरजेडी हमलावर है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश सरकार में तो पुलिस खुद असुरक्षित है, लेकिन उनके बड़े भाई तेज प्रताप वो तो खुद बिहार पुलिस को असहज किए दे रहे हैं। होली की मस्ती में मगन तेज प्रताप यादव ने पटना में अपने घर के भीतर हुए कार्यक्रम के दौरान एक सिपाही को कह दिया कि आप डीजे पर नाचिए, नहीं तो आपको सस्पेंड कर देंगे। सुनिए जरा। सुनिए, ए सिपाही, ए दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। सुनिए, ए सिपाही, ए दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। तो ये तेज प्रताप यादव, और ये इस तरीके के बयान होली की मस्ती में आकर दे रहे हैं और दावे करते हैं कि प्रदेश में अगर इनकी सरकार बन गई तो फिर सुशासन क्या होता है ये लाकर दिखाएंगे। इन पर विश्वास कौन करेगा? वीडियो में देखा आपने, तेज प्रताप पुलिस वाले को असहज कर रहे हैं। अब विपक्ष ने इसे ही मुद्दा बना लिया। लालू यादव के बड़े बेटे को संस्कारों का ज्ञान देना विपक्ष की तरफ से शुरू हो चुका है। जसपिता तसपुत्र, हाँ, आप लोग को झलकी मिल गई होगी कि जंगल राज में होता क्या है ना? ये कोई बड़ा बात नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है। वर्दी नहीं फाड़ा, ये बूथ है। और होली की खुशियों के बीच लाख कोशिश के बावजूद देश के कुछ हिस्सों में उपद्रवी अपनी हरकत में कामयाब हुए। पंजाब से लेकर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड में कहीं पत्थर चले, कहीं आगजनी हो गई, कहीं बमबाजी की भी छिटपुट घटनाएं हुई हैं। लुधियाना, गिरिडीह, बीरभूम, मथुरा, इन 4 शहरों से आई तस्वीरों की कहानी एक है। चारों जगहों पर होली के दिन दो पक्षों के बीच झड़प हुई, कहासुनी से बात शुरू हुई, विवाद बढ़ा और पत्थर चल गए। चलिए अब इन तस्वीरों के पीछे की कहानी एक एक कर आपको बताते हैं। शुरुआत गिरिडीह से। झारखंड के गिरिडीह में दो पक्षों की झड़प के बाद इस बाइक को आग लगा दी गई। बाइक के साथ फुटपाथ पर कई दुकानों को भी एक साथ जलाया गया। यहां होली के मौके पर एक जुलूस निकाला गया था। यह जुलूस गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ रहा था। लोग होली का जश्न मना रहे थे, जिसका दूसरे समुदाय के लोगों ने विरोध किया तो बात बिगड़ी और फिर ऐसे हालात बने। शहर की शांति भंग करने वालों को सीसीटीवी कैमरों से पहचाना जा रहा है। अगली तस्वीरें लुधियाना से। यहां एक पक्ष के 20 से 25 लोग बड़े बड़े पत्थर दूसरे पक्ष पर फेंके जा रहे थे। ऐसी ही तस्वीर छतों पर भी दिखी। छत से पत्थर फेंक रहे लोग नीचे दूसरे पक्ष वालों को घायल करना चाहते थे। पुलिस के मुताबिक लुधियाना की बिहारी कॉलोनी इलाके में एक मस्जिद के पास कुछ लोग डीजे पर गाना बजाते हुए होली खेल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा कर मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान दोनों में कहासुनी हुई और फिर विवाद के बाद पत्थर चलने लगे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भी ऐसा ही हुआ। होली के दिन इस बड़े से मैदान में आपको सिर्फ पत्थर फेंकते लोग और थोड़ी बहुत पुलिस फोर्स नजर आएगी। एक दूसरे पर पत्थरों की बारिश करने वाले दो समुदायों के लोग नशेड़ियों की वजह से आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि नशे में धुत कुछ लोगों में विवाद हो रहा था, जो बाद में बवाल में तब्दील हो गया। हालात ऐसे बिगड़े कि बीरभूम में 17 मार्च तक इंटरनेट सर्विस बंद करनी पड़ी। पत्थरों की बारिश ब्रज क्षेत्र में भी हुई। हालांकि मथुरा में यह विवाद दो समुदायों का नहीं था। यहाँ कुछ लोगों ने किसी पर जबरन रंग डाल दिया, जिसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए और सिर फुटअव्वल शुरू हो गई। झड़प में कई लोगों के सिर फूट गए। पुलिस ने 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें 8 गिरफ्तार कर लिए गए। और अब बात कर लेते हैं भाषा विवाद की। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके ने हिंदी भाषा की एंट्री रोकने का जो एजेंडा चलाया है, आज उस एजेंडे की हवा निकालने वाला एक बड़ा दमदार तर्क दक्षिण भारत से ही सामने आया। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं तेलुगु स्टार पवन कल्याण हैं। जिस तरीके से हिंदी के पक्ष में वो खड़े हुए और जो लॉजिक उन्होंने दिए, उसके बाद से स्टालिन के खेमे में तो जैसे खामोशी छा गई है। మాట్లాడితే
సంస్కృతాన్ని తిడతారు, హిందీని మీరు రుద్దుతున్నారు, సౌత్లో దక్షిణాదిని అంటారు, తమిళ్ హిందీ రాకూడదు అంటుంటే నాకు అనిపించింది మనసులో ఒకటే, అప్పుడు తమిళ సినిమాల్ని హిందీలోకి డబ్ చేయకండి, అదే న్యాయం. పనిచేసే వాళ్ళందరూ మనకి బీహార్ నుంచి రావాలి, కానీ హిందీని ద్వేషిస్తానంటే ఎట్లా? ఇవన్నీ మారాలి కదా. అందుకని భాషల్ని ద్వేషించాల్సిన అవసరం లేదు. ये पवन कल्याण है, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, जनसेना पार्टी के प्रमुख हैं, तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार माने जाते हैं। इनकी साफ गोई ऐसी कि जो कहते हैं डंके की चोट पर। पवन कल्याण का ताजा बयान तमिलनाडु में सुलग रही हिंदी विरोध की राजनीति पर है। जब सीएम स्टालिन हिंदी विरोध के नाम पर दक्षिणी राज्यों का क्लब बनाने में लगे हैं, तब पवन कल्याण ने एक सवाल से स्टालिन को आईना दिखा दिया है। पूछा है, तमिलनाडु के नेता एक तरफ हिंदी का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ तमिल फिल्मों को हिंदी में डब कराकर पैसे कमाते हैं, ऐसा क्यों? ये पाखंड नहीं तो क्या है? हिंदी से पूरे दक्षिण भारत को डराने की स्टालिन की राजनीति के लिए पवन कल्याण का ये सवाल बड़ा झटका है। कई दिनों से स्टालिन की राजनीति एक सूत्री कार्यक्रम पर चल रही है, वो है नई शिक्षा नीति के 3 भाषा फॉर्मूले का विरोध। स्टालिन हवा बना रहे हैं कि केंद्र तमिलनाडु पर हिंदी थोप रहा है, जिससे तमिल भाषा को खतरा है। वैसे द्रविड़ राजनीतिक दलों का हिंदी विरोध नया नहीं है, इसका इतिहास 6 दशक पुराना है, जिसकी दुहाई देकर वोटों की फसल काटी जाती है। Hindi since 1938, we had passed a legislation in the state assembly that the Tamil Nadu will always follow 2-language formula because of the advice and suggestions by the experts in education, not actors. So the bill was passed way back in 1968 when Pawan Kalyan was not even born. मुमकिन है कि पवन कल्याण गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, लेकिन डीएमके का हिंदी विरोध कौन सा तमिल हित में है? उसका रुख भी विशुद्ध राजनीतिक है, जिस पर मुहर तमिलनाडु की ही विपक्षी पार्टी AIDMK भी लगा रही है। DMK seems to have taken this as a political opportunity to play dirty politics around this. Pawan Kalyan linking business, Tamil movies should not be dubbed in Hindi, that's purely business. That has nothing to do with the cultural fabric of a state. So NEP gives a door for a third language to come into the state, and we see it as a backdoor entry for Hindi to come and sneak in and dominate in due course of time, which the central government and agencies have already done in Tamil Nadu. नई शिक्षा नीति को थोड़ी देर किनारे भी कर दें तो पवन कल्याण की बात में कुछ तो दम है। తమిళ్ హిందీ రాకూడదు అంటుంటే నాకు అనిపించింది మనసులో ఒకటే, అప్పుడు తమిళ సినిమాల్ని హిందీలోకి డబ్ చేయకండి, అదే న్యాయం. పనిచేసే వాళ్ళందరూ మనకి तमिल की वो फिल्में जो हिंदी में डब होने के बाद ब्लॉकबस्टर साबित हुई, हिंदी के दर्शकों में हिट और सुपरहिट बनी, करोड़ों रुपए की कमाई की, उनका अंक गणित भी आपको दिखाएंगे। अभी आप तमिलनाडु से आने वाले उन कलाकारों को देखिए जिनके बिना हिंदी सिनेमा पूरा नहीं होता। वैजयंती माला, वहीदा रहमान, हेमा मालिनी, रेखा और श्रीदेवी, इन सभी सदाबहार अभिनेत्रियों का रिश्ता तमिलनाडु से है, उसी प्रदेश से जहां के मुख्यमंत्री इन दिनों हिंदी विरोध में भारतीय मुद्रा के प्रतीक को भी बदलने पर उतारू हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हासन, सूर्या, विजय, अजीत कुमार, धनुष, विक्रम, विजय सेतुपति, कार्ति और विजय कुमार की अदाकारी हिंदी फिल्मों के दर्शकों में भी उतनी ही लोकप्रिय है जितनी कि तमिलनाडु में। तभी तो मूल रूप से तमिल फिल्म इंडियन जब हिंदी में डब होती है तो ब्लॉकबस्टर बन जाती है। 1996 में हिंदी भाषा में डब इस फिल्म ने 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। इसी तरह से 2010 में तमिल से हिंदी में डब एंथिरन भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और 32 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। जबकि 2018 में तमिल से हिंदी में डब फिल्म 2.0 ने सारे कीर्तिमान तोड़ डाले और 240 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट मानी गई।
2022 में तमिल से हिंदी में डब फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट भी सुपरहिट रही और करीब 27 करोड़ रुपए की कमाई की। साल 2023 में इसी तरह लियो फिल्म भी सुपरहिट रही और 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। तमिल फिल्में हिंदी में डब हों, उनसे करोड़ों रुपए की कमाई करें, इस पर किसी को ऐतराज भी नहीं। यही वजह है कि पवन कल्याण तमिलनाडु के नेताओं को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, जिनका बीजेपी समर्थन कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में और सरकार वहाँ पर लोगों को रोजगार देने में विफल हुई है, इसलिए लोगों का ध्यान बांटने के लिए कभी करेंसी के ऊपर बात करते हैं, करेंसी से जो मार्क है उसको हटाने की बात करते हैं, कभी डिलिमिटेशन की बात करते हैं और कभी भाषा की बात करते हैं। तमिलनाडु की सरकार में कांग्रेस भी साझेदार है, ऐसे में वो भी संभल कर ही सही, लेकिन डीएमके के सुर में सुर मिला रही है। ये जो भाषा का मामला है ये बहुत सेंसिटिव है, इसका लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है और अगर किसी तरह से वहाँ 3 लैंग्वेज फार्मूला लागू करना है तमिलनाडु में या किसी भी स्टेट में, तो वहाँ के राज्य सरकार को विश्वास में लेना चाहिए। वहाँ नई शिक्षा नीति में 3 भाषा की पढ़ाई मोदी सरकार के दिमाग की उपज नहीं है। ये फॉर्मूला पहले ही कांग्रेस सरकारों से ही विरासत में मिला है। आरोप लग रहे हैं डीएमके सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इसे तमिल बनाम हिंदी और दक्षिण भारत बनाम उत्तर भारत का रंग दे रही है। भाषा जो है संवाद की जननी होती है, विवाद का कारण नहीं हो सकती वो भाषा। और भाषा के माध्यम से कोई व्यक्ति अगर राजनीति करके और देश को बांटने की कोशिश करे तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी घृणित और देश विरोधी मानसिकता है। मैं इस बात पर गर्व है तमिल संस्कृति पर, तमिल भाषा पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए आप दूसरों को ऊपर जबरदस्ती जो है वो उसका अपमान करने लग जाओ। भाषा को तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने का जरिया बनाना चाहिए। तमिलनाडु के बच्चे भी अगर फर्राटेदार हिंदी इंग्लिश बोलें और इसी तरह से हिंदी भाषी राज्यों के बच्चे भी बेहिचक इंग्लिश और तमिल या कोई अन्य दक्षिण भारतीय भाषा बोले पढ़ें, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। ऐसे दौर में जब काशी तमिल संगमम हो रहा है, तब हिंदी विरोध की द्रविड़ राजनीति न तमिलनाडु के लिए अच्छी है और न ही देश के लिए। और अब आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए ऑर्डर का ट्रेलर दिखाती हूं मैं। टैरिफ पर तो ट्रंप ने 4-5 देशों को झटका दिया है, लेकिन ट्रैवल वीजा पर उनकी तैयारी एक साथ 43 देशों को झटका देने की है। जिन देशों के लोगों की अमेरिका में एंट्री पर बैन लग सकता है, उनमें भारत के 4 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और म्यांमार भी है। एंट्री पर बैन के पीछे ट्रंप की मंशा आखिर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता की दूसरी पारी में ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। वो एक तरफ अवैध लोगों को उनके देश वापस भेज रहे हैं, दूसरी तरफ अब दुनिया के चुनिंदा देशों के लिए अमेरिका में नो एंट्री की नीति लागू करने के बेहद करीब हैं। दूसरी बार राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने इसके लिए 21 मार्च की समय सीमा तय कर दी थी। यानी अब से करीब 150 घंटे के अंदर अमेरिका में कई देशों के नागरिकों की एंट्री पर पाबंदी लग सकती है। सवाल ये, इसके पीछे ट्रंप की मंशा क्या है, वो इससे हासिल क्या करना चाहते हैं। ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी अमेरिका को फिर से महान बनाने के मंत्र के साथ सत्ता में वापसी की और उनके सारे फैसले इसी के इर्द गिर्द लिए जा रहे हैं। ऐसे में अब बारी उन 43 देशों के नागरिकों के अमेरिका में दाखिल होने पर पूरी तरह से या फिर आंशिक प्रतिबंध लगाने की है, जहां जांच और स्क्रीनिंग की प्रक्रिया अमेरिका के मुताबिक नहीं। बड़ी बात यह कि इन देशों में पाकिस्तान भी शामिल है, जो आतंकिस्तान के नाम से बदनाम इस देश के मुंह पर बड़ा तमाचा है, क्योंकि इसी हफ्ते पाकिस्तान के तुर्कमेनिस्तान में राजदूत के वागान को भी अमेरिका ने एंट्री देने से इनकार कर दिया था। उन्हें वैध वीजा होने के बावजूद लॉस एंजलिस से वापस भेजा गया। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में जिन देशों के लोगों पर प्रतिबंध की तैयारी है, उन्हें 3 लिस्ट में बांटा गया है। पहली है रेड लिस्ट। इसमें अफगानिस्तान, भूटान, ईरान, उत्तर कोरिया और सीरिया समेत 11 देश शामिल हैं। इन देशों के नागरिकों पर अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध की तैयारी है। दूसरी है ऑरेंज लिस्ट। इसमें पाकिस्तान, म्यांमार, रूस, तुर्कमेनिस्तान और हैती समेत 10 देश शामिल हैं। यहाँ के लोगों को अमेरिका में एंट्री के लिए सख्त जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। और तीसरी है येलो लिस्ट। इसमें मुख्य रूप से कैरिबियन और अफ्रीकी देश शामिल हैं।
इस पे 22 देश शामिल हैं। इन्हें प्रतिबंधों से बचने के लिए अपनी सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। ट्रंप सरकार अपने आलोचकों पर किस कदर सख्त है, इसकी सबसे नई मिसाल अमेरिका में दक्षिण अफ्रीका के राजदूत इब्राहिम रसूल का देश निकाला है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रसूल को नस्लवादी करार देते हुए देश से बाहर जाने का फरमान सुनाया है। वैसे पहली पारी में भी ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों के लोगों को अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाया था, जिसे मुस्लिम बैन का नाम दिया गया था। और अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। खबर है कि बलूच आर्मी के विद्रोहियों ने ट्रेन हाईजैक में 214 लोगों को मार गिराया, जबकि पाकिस्तान की सेना मरने वालों की संख्या बार-बार बदल रही है। क्या पाकिस्तान में 214 लोगों की मौत को छिपाया गया? क्या पाकिस्तानी सरकार की नाकामी से 214 निर्दोष लोग मारे गए? ये सवाल पाकिस्तान की आवाम अपनी निकम्मी सरकार से पूछ रही है। ट्रेन हाईजैक के बाद गाजे बाजे के साथ पाकिस्तानी सेना ने अपने ऑपरेशन को सफल बताया था, लेकिन खबरें हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई के बाद हमारे विद्रोही 214 बंधकों के साथ वहां से निकलने में कामयाब रहे और हमने सभी 214 बंधकों को मार दिया है। हालांकि बीएलए के दावों की पुष्टि के लिए कोई सबूत सामने नहीं आया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी के आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने 314 बंधकों को रिहा करा लिया, सिर्फ 8 आम लोग ही मारे गए। जनहित देख रहे थे आप, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर रात 9 बजे जनहित के साथ आपसे मुलाकात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।